नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों, मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से जीव विज्ञान कक्षा 12वीं में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत अध्याय वंशागति के आणविक आधार। जीन अभिव्यक्ति डीएनए में संचित आनुवंशिक सूचना का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना एवं दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के रूप में प्रकट होना जीन अभिव्यक्ति कहलाती है। जीन का आवश्यकता अनुसार सक्रिय अथवा निष्क्रिय होने की क्रिया का नियंत्रण करना ही जीन नियमन कहलाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में सारी क्रियाएं जो होती हैं, तो जीन हमेशा उसके लिए रेगुलेट करते रहते हैं। कभी ये स्विच ऑन होते हैं तो कभी स्विच ऑफ। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बना, तो उस समय हमारा जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से यदि हम बीजों में देखें तो अंकुरण के समय जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है उसका निर्माण क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए एफ जैकब एवं जे मोनार्ड ने 1961 में एक अवधारणा दी। उस अवधारणा का नाम दिया ऑपेरॉन अवधारणा। यहाँ पर बच्चों ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि ऑपेरॉन किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। यहाँ पर ऑपेरॉन किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। यहाँ पर ऑपेरॉन जीनों का एक समूह है। यहाँ पर जो ऑपेरॉन है उसको लैक ऑपेरॉन इसलिए कहा गया क्योंकि ये इकोलाई जीवाणु में लैक्टोज शर्करा के मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रखता है। यहाँ पर जो पूरा इन्होंने अध्ययन किया जैकब एवं मोनार्ड ने, तो उन्होंने ये अध्ययन किया कि इकोलाई जीवाणु में यदि लैक्टोज शुगर रहे तो उनकी बॉडी में किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होता है। इस कारण इस पूरी अवधारणा का नाम रखा गया लैक ऑपेरॉन अवधारणा। अब देखें कि ऑपेरॉन किस किस से मिलकर बना होता है। तो ये 2 जीन से मिलकर बना होता है, कंट्रोलर जीन और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। ये जो कंट्रोलर जीन है ये स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलेटर जीन जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, प्रोमोटर जीन जिसे पी से, ऑपरेटर जीन को ओ से। और जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 3 जीन से मिलकर बना है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। अब यदि प्रश्न आता है कि ऑपरेंट मॉडल का चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह का एक फ्लो डायग्राम के द्वारा इसको समझा सकते हैं। यदि हम इसका प्रेरकीय तंत्र देखें और जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो तो उस समय से क्या क्रिया होती है, और जब माध्यम में प्रेरक अर्थात इंडूसर अनुपस्थित हो तो किस तरह से क्रिया होती है, ये आपको इस तरह से फ्लो डायग्राम के द्वारा समझाना पड़ेगा। और साथ में आपको इसका बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो ये जो फ्लो डायग्राम था उसको हम इस तरह से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि माध्यम में इंडूसर अनुपस्थित है, अर्थात इंडूसर यहाँ अनुपस्थित है, तो उस समय हमारा जो जीन नियमन सिस्टम है वो कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। उस समय क्रिया नहीं होगी। और यदि माध्यम में इंडूसर अर्थात प्रेरक उपस्थित रहेगा तो हमारी जो जीन नियमन क्रिया है वो कैसी रहेगी, ऑन रहेगी। तो एब्सेंस ऑफ इंडूसर में क्या होगा, जो आई है, आई ये किसका है, रेगुलेटर जीन है, ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। और इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो क्या बनेगा, रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर जाके किससे बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर से। तो आपको पता है कि किसी भी डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो यहाँ पर प्रोमोटर जीन से जाके क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बाधा आ जाएगी यहाँ पर, तो वह आगे की क्रिया नहीं कर पाएगा, अर्थात डीएनए से क्या नहीं बन पाएगा, एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। और इस समय हमारा जो स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यदि माध्यम में इंडूसर प्रेजेंट है तो उस समय क्या होगा कि जो आर रेगुलेटर जीन है जिसे हम किस
किससे डिनोट करते हैं? आई से। इससे क्या बनेगा? mRNA बनेगा। और mRNA से क्या बनेगा? फिर से क्या बनेगा? रिप्रेसर। लेकिन माध्यम में क्या प्रेजेंट है? इंडूसर, अर्थात यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? लैक्टोज। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लैक ऑपरॉन, तो यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, तो वह इंडूसर का कार्य करेगा और यह इंडूसर इस रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर का आकार क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर जीन से जाकर बाइंड नहीं होगा। और जब ये बाइंड नहीं होगा यहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर आएगा प्रोमोटर से, और प्रोमोटर से जुड़ने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा? mRNA, डीएनए से mRNA बना लेगा। यहाँ पर 3 तरह के एंजाइम बनेंगे। Z से बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y से बनेगा परमीएज और A से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। यहाँ पर जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमीएज का काम क्या है? ये परमीएज क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को आने के लिए परमिएट करता है, मतलब इसके लिए पारगम्यता को बढ़ा देता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इस तरह से यदि बच्चों परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऑपरेंट मॉडल को समझाइए, तो आप इस डायग्राम को बनाइए और दूसरा आप फ्लो डायग्राम के द्वारा इसका वर्णन कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये प्रश्न दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए होता है, सभी मनुष्य का जो डीएनए होता है उसमें से जो बल्क डीएनए होता है 99.9% ये सभी का कैसा होता है? समान होता है। अंतर होता है तो मात्र किसका होता है? सैटेलाइट डीएनए का, जो कितना रहता है? 0.1%। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो अंतर रहता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, वो मात्र होता है 0.1% का। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? इस सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार के रेपिटेटिव डीएनए होते हैं। रेपिटेटिव अर्थात डीएनए का वह भाग जिसमें कि क्षारों का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। कोई भी क्षार का क्रम क्या होता है? रिपीट होता है। और ये जो डीएनए होते हैं ये जंक डीएनए कहलाते हैं, कवाड़ डीएनए कहलाते हैं, क्योंकि ये डीएनए किसी भी प्रोटीन के निर्माण के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए हैं, इनको डेंसिटी के आधार पर जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो 2 हमें डीएनए प्राप्त होते हैं, एक मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें 10 से लेकर 16 बेस पेयर रहते हैं। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो बच्चे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा सैटेलाइट यूज किया जाता है, तो वो है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए का उपयोग ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है और इसी को हम बोलते हैं VNTR। इस VNTR का विस्तार भी पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेटिव। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेटिव। जो माइक्रो सैटेलाइट है इसमें जो बेस पेयर की जो लंबाई है वो ज़्यादा रहती है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो सैटेलाइट डीएनए यूज़ किया जाता है उसका नाम है मिनी सैटेलाइट और उसे हम बोलते हैं VNTR। अब इसकी खोज की थी सर एलेक जेफरीज ने। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी। भारत में इस पर कार्य किया डॉक्टर लालजी सिंह ने और डॉक्टर VK कश्यप ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, इसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यदि हम पूरी प्रोसेस को देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से होती है। जहाँ पर भी हमें संदिग्ध या कोई अपराधी का पता करना होता है उस स्थान से हम क्या करते हैं? वहाँ का ब्लड सैंपल ले लेते हैं। ब्लड सैंपल से हम क्या निकालते हैं? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इस डीएनए का हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या करते हैं? इसको कट करते हैं। कट करने के पश्चात जो डीएनए के टुकड़े हैं उनको हम अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया में क्या होता है कि एक एनोड होता है और एक तरफ क्या रहता है? कैथोड रहता है। तो डीएनए कैसे होते हैं? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया में आप ये बायोटेक में पढ़ोगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका उपयोग किया जाता है? जेल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो एनोड होता है और डीएनए कैसे होते हैं?
डीएनए किस तरफ जाते हैं? एनोड की तरफ गति करते हैं। तो जो डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं वो किस तरफ जाते हैं? आगे की तरफ गति करेंगे, एनोड की तरफ, और जो बड़े जो खंड रहते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस के ऊपर इसको किस पर ट्रांसफर कर देते हैं? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर। इन डीएनए खंड का नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने की क्रिया को बोलते हैं हम सदर ब्लॉटिंग। और इसके पश्चात हम डीएनए प्रोब से इसका क्या कराते हैं? संकरण। संकरण प्रोब क्या होता है? डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि हमारा जो डीएनए यहाँ पर आया है, वीएनटीआर जो आया है, उसके क्या होते हैं? संपूरक। संपूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इसमें ATCG है तो उसमें क्या आएगा? जो हमारा डीएनए रहेगा उसमें टी रहेगा, उसका क्या रहेगा? विपरीत रहेगा पूरा। तो अब हम उस प्रोब को, जो प्रोब यहाँ पे यूज करेंगे, वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव रहेगा। तो इसका प्रोब का इससे क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। और संकरण होने के पश्चात हम क्या करते हैं? एक्सरे किरणों के द्वारा इसको देखते हैं, तो हमें हमारा जो बैंड है वो प्राप्त हो जाता है। अब जो यहाँ पर जो बैंड आ गए हैं, अब हम जिन व्यक्तियों पे हमें क्या है, जिसके ऊपर हमें क्या शंका है कि इन्होंने यहाँ पर एक अपराध किया है, उनके हम डीएनए लेंगे और उनके पूरे डीएनए को इसी प्रोसेस के द्वारा हम गुजारेंगे, और उसके पश्चात इस डीएनए का उस डीएनए से क्या करेंगे? मैच करेंगे। और यदि जिसका मैच हो जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि इस स्थान पर जो अपराध किया है उसका अपराधी ये व्यक्ति है। तो इस तरह से यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में आपको लिखना पड़ेगा डीएनए को अलग करना, डीएनए का प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा पाचन, डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके पश्चात डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण, और अंत में आता है डीएनए का रेडियो लेबलिंग। अब ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका कानूनी समस्याओं के समाधान में, अपराधियों के पहचान में, और पैटर्निटी की समस्या के समाधान में। कई रोगों के को पहचान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग हैं, तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना किसे कहते हैं? किसी जीव में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? हैंस विंकलर ने किया था। किसी जीव के जीनोम एवं उसके कार्यों का अध्ययन जीनोमिक या जीनोमिक्स कहलाता है। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जीनोमिक्स किसे कहते हैं। तो किसी जीव के जीनोम और उसके कार्यों का अध्ययन करने को हम क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स कहते हैं। यदि हम इसका देखें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध था, और ये परियोजना 1990 से आरंभ होकर अप्रैल 2008 में लगभग पूर्ण हुई। लगभग 13 साल तक ये योजना चली। अब इस मानव जीनोम परियोजना में जो उद्देश्य था ये था कि पूरे गुणसूत्र में जो क्षार है उनके क्रम का पता करना। तो ये सारी जानकारी को कहाँ पर इकट्ठा करें, क्योंकि यदि इन सारी जानकारी को किसी कागज़ पे या कॉपी पे लिखेंगे तो बहुत सारी कॉपियाँ भर जाएंगी। तो इसके लिए एक हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की आवश्यकता हुई, और जिससे एक नई शाखा का विकास हुआ, उसे नाम दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये भी आ सकता है परीक्षा में कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या चरण है? सबसे पहला चरण है मानव जीनोम के विस्तृत मानचित्र तैयार करना। सेकेंड स्टेप आता है जीनोम की पूर्ण क्लोनिंग करना। थर्ड स्टेप में जीनोम की सीक्वेंसिंग पता करना और उसका विश्लेषण करना। यदि हम इसकी विशेषताएं देखें कि मानव जीनोम में लगभग 3164 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं, और मनुष्य में मात्र 99.9% से अधिक क्षारक एक समान होते हैं, और अंतर सिर्फ कितना होता है? 0.1% का। तो इससे क्या आनुवंशिक भिन्नताएं पता चलती है, इसकी जानकारी के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की आवश्यकता हुई। मानव का सबसे बड़ा जीन कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है। मानव का सबसे बड़ा जीन 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जो किसको कोड करता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कोड कर सकता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
गुणसूत्र एक में सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं 2968 और जबकि सबसे कम किसमें पाए जाते हैं बाह्य गुणसूत्र में 231 जीन। लगभग आधे मानव जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे डीएनए का बहुत सा जो भाग होता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। रिपीटेटिव से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर क्षारों का क्रम जो रहता है हर व्यक्ति में चेंज रहता है और रिपीट्स करने की संख्या भी अलग होती है। मान लीजिए CATC ये मेरी शरीर में 10 बार रिपीट हो रहा तो हो सकता किसी व्यक्ति में ये 2 बार रिपीट हो। तो इस तरह से ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ये सभी व्यक्ति में कैसे रहते हैं, सब में उनमें अंतर रहता है और ये किसी को कोड नहीं करते। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कवाड़ डीएनए या जंक डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जंक डीएनए या कवाड़ डीएनए किसे कहते हैं। अब आप चित्र में इस तरह देख रहे हैं, ये पूरा मानव क्रोमोसोम है, ये एक्स है और ये वाई है। सभी क्रोमोसोम के सिर्फ एक एक उसका अध्ययन किया गया है और जो एक्स और वाई का वो अलग से किया गया है, क्योंकि इनमें इनके सीक्वेंस में ज़्यादा अंतर रहता है। ये तो जोड़े में रहते हैं तो इसका एक एक गुणसूत्र का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन एक्स और वाई जो लिंग गुणसूत्र हैं इनका विशेष अध्ययन किया गया। अब HGP के लाभ क्या हैं? इसकी सहायता से वंशानुगत बीमारियों की पहचान कर उपचार किया जा सकता है। इसके द्वारा ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक वो होते हैं जब दो जीव को मिलाकर एक नया जीव बनाया जाता है। जैसे कि टोमेटो एक प्लांट है जिसमें कि ऊपर की तरफ क्या लगते हैं, टमाटर, और नीचे क्या लगते हैं, आलू। तो ये ऐसे प्लांट, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक। HGP की सहायता से जो आनुवंशिक विकृतियां हैं उसका भी निदान खोजा जा सकता है। आनुवंशिक विकृतियां कैसे, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम की जानकारी हमें, क्योंकि इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि किस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन किस तरह की विकृति उत्पन्न कर रहा है। अब इससे लाभ, वंशानुगत बीमारियों की पहचान कर उपचार, ट्रांसजेनिक जीवों का विकास और आनुवंशिक विकृतियों का निदान। अब यदि इस तरह से आपके एनसीईआरटी में प्रश्न दिया गया है कि पुनरावृत्ति डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में अंतर लिखिए, तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। आप किसी दूसरे बुक से भी अगर पढ़ें तो हो सकता है थोड़ा परिवर्तित हो जाए, लेकिन एक आदर्श उत्तर इसका इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो पुनरावृत्ति या रिपीटेटिव डीएनए होता है, डीएनए के ऐसे अनुक्रम जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें हम बोलते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। सैटेलाइट डीएनए पुनरावृत्ति डीएनए का ही प्रकार है। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें डीएनए अनुक्रम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये जीनोम में बिखरे पाए जाते हैं। ये सेंट्रोमियर, आपने यदि गुणसूत्र की रचना पढ़ी है तो गुणसूत्र में जो बीच का भाग होता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, सेंट्रोमियर, उस भाग में और टीलोमियर वाले भाग में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें स्पष्ट घनत्व प्रदर्शित नहीं होता है, ये घनत्व को स्पष्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं, और ये जो सैटेलाइट डीएनए हैं ये स्पष्ट घनत्व प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा बच्चों जब भी अंतर लिखें तो आप इस तरह से लाइन खींचकर अंतर लिखेंगे तो स्पष्ट होता है और आपको आसानी से याद भी हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं? इसको कारण यह है कि मानव जीनोम परियोजना का संचालन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट ने भाग लिया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अनेक देशों ने इसमें भाग लिया जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना का आरंभ किया गया। और ये कैसी चली, बहुत लंबी अवधि तक चली, 13 वर्ष तक चली। 1990 से आरंभ होकर 2003 में पूर्ण हुई। और इस पूरी परियोजना में जो राशि थी वो बहुत ज़्यादा थी, $9 बिलियन। तो इस तरह की जो राशि होती है वो हमेशा कहाँ उपयोग की जाती है, महापरियोजनाओं में। इस कारण इसको बोला जाता है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहते हैं। मानव जीनोम में उपस्थित क्षारकों का अनुक्रम पता करना, इस सभी कारणों से इस परियोजना को मानव जीनोम परियोजना कहा गया।
अब एक शब्द में या एक वाक्य में भी आ सकते हैं उत्तर कि VNTR का शब्द विस्तार कीजिए। तो इसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, चारों मिलके क्या बनाते हैं? ऑपेरॉन। जैव सूचना विज्ञान किसे कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंतर्गत मानव आनुवांशिक आंकड़ों का क्या करते हैं? हम संग्रह करते हैं और उसका विश्लेषण, इसका संग्रह कर लेते हैं और जब हमें जो आवश्यकता होती है उस गुणसूत्र को निकालकर उसके सभी आंकड़ों का अध्ययन करके हम उसका विश्लेषण कर उस बीमारी या कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैव सूचना विज्ञान किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत मानव आनुवांशिक आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पुनरावृत्ति कक्षा में सभी प्रश्न के उत्तर कैसे लिखना है ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।